नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें आज शुरू करेंगे जन चेतना। डूंगरपुर के खेमारू गांव में 12 अगस्त 2009 को एक ही दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक 6 लाख पौधे लगाने का विश्व का अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया गया था। दोस्तों, हमें इस गांव का नाम याद रखना है, डूंगरपुर का खेमारू गांव। यहाँ एक दिन में सबसे अधिक पौधे लगे थे, 6 लाख पौधे। एक साथ इतनी संख्या में पौधे लगाने से जन चेतना जागृति को बल मिलेगा। अब वन विकास के कदम। राज्य में वन क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीण युवाओं में पर्यावरण, वन्य जीव और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए युवकों को वन मित्र के रूप में रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की गई है। दोस्तों, यहाँ नज़दीक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इसलिए प्लेन की आवाज़ आती रहती है, आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा। वन रक्षकों के रिक्त पदों को भरने तथा नए वन रक्षकों की भर्ती की पहल की गई है। वन्य जीवों की सुरक्षा। राजस्थान में बाघों की सुरक्षा के लिए केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत बाघ संरक्षण बल के गठन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। रणथंभौर और सरिस्का में बाघों की वंशवृद्धि में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए बाघों का DNA टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे शिकार के मामले की जांच आसान हो जाएगी, साथ ही वन्य जीवों में पारिवारिक रिश्तों के प्रभाव का आकलन भी आसानी से हो सकेगा। रणथंभौर के बाघों में सरिस्का अभयारण्य को फिर से आबाद किया जा रहा है। ये दोस्तों सरिस्का अलवर के अंदर है। यहाँ के जो रणथंभौर के बाघ हैं, यहाँ शिफ्ट किए जा रहे हैं सरिस्का में, क्योंकि सरिस्का अभयारण्य में बाघ कम मात्रा में बचे हैं, तो इसको भी रणथंभौर जैसा ही आबाद कर रहे हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर की गिनती देश के श्रेष्ठ बाघ परियोजना क्षेत्रों में होती है। वन संपदा संरक्षण। राज्य के सघन वन क्षेत्रों में औषधीय पौधे लुप्त होते जा रहे हैं। राज्य सरकार औषधीय पौध संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है। औषधीय पौधे विशेष रूप से गूगल, सालर, ये दोस्तों गूगल नहीं गूलर है, गूलर का पौधा आता है औषधीय रूप से, सालर, सफ़ेद मूसली, बीजासाल आदि के संरक्षण के लिए वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में वन कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्राकृतिक वनों में जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न कार्यों के साथ ही साथ वन क्षेत्रों में मृदा और जल संरक्षण के उपाय किए गए हैं। हरित राजस्थान की प्रगति। राजस्थान सरकार ने संपूर्ण राजस्थान में वर्ष 2009 में अगस्त माह के अंत में 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान में हरित राजस्थान अभियान के अंतर्गत सितंबर-अक्टूबर 2009 तक लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि में 2.5 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। सड़कों के किनारे भी 394 किलोमीटर। दोस्तों, सड़कों के किनारे जब पौधे लगते हैं 394 किलोमीटर में लगाए गए हैं। कितने खूबसूरत लगते हैं सड़कों के किनारे। रोड किनारे 44,772 पौधे लगाए गए हैं। हरित राजस्थान अभियान में राज्य सरकार के साथ साथ निजी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्टों और शिक्षण संस्थाओं ने भी भूमिका निभाई है। राज्य में हरित राजस्थान की प्रभावी शुरुआत हुई है। हरित राजस्थान की सफलता राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं के साथ मानसून पर भी निर्भर करती है। हरित राजस्थान वृक्षारोपण का महाअभियान है, इस कारण कम बरसात का असर पौधों के संरक्षण पर पड़ सकता है, मगर यह निश्चित है हरित राजस्थान से राज्य का वन क्षेत्र बढ़ेगा। अब प्रेरणा स्रोत बढ़ेंगे आगे। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन की चपेट में है। राजस्थान में प्रकृति की मार सदैव रही है। इसका पश्चिमी भाग रेत के दौरों से पटा है। राजस्थान ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मरुस्थल का कायाकल्प किया है। ये दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है, जो ये हमारा गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, पहले ये बिल्कुल रेतीला क्षेत्र था। अब आज यहाँ बहुत ज़्यादा
उत्पादन होता है फसलों का। अब पूरा देश प्रदेश के हरित राजस्थान को आश्चर्य से देख रहा है। जब मरुस्थलीय प्रदेश में हरित राजस्थान की प्रभावी शुरुआत संभव है, ऐसी स्थिति में भारत में वन क्षेत्र को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को भीषण होने से रोका जा सकता है। हरित राजस्थान अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता जा रहा है। हरित भारत की नींव। भारत में मध्य 60 के दशक में कृषि विकास के लिए हरित क्रांति लागू की गई थी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ भी कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। ये दोस्तों जो 1970 का दशक था, 1962-63 के करीबन हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति के कारण आज भारत 1 अरब से अधिक लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराने की स्थिति में आ सका है। आज जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वैश्विक खाद्यान्न संकट के समाधान में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन विश्व की विकट समस्या है। राजस्थान का हरित राजस्थान संपूर्ण देश में हरित भारत की नींव का काम करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। हरित क्रांति से राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ा, किंतु भारत के खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान की भूमिका अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ सकी। इसका कारण मानसून की अनिश्चितता के कारण खाद्यान्न में उच्चावचन की प्रकृति है। अब हरित राजस्थान की गति पकड़ने से राजस्थान का पारिस्थितिकी संतुलन सुधरेगा। वनों के बढ़ने से मानसून की अनिश्चितता घटेगी। हरित राजस्थान से हरित क्रांति भी फलीभूत होगी। हरित राजस्थान की सफलता राज्य सरकार के प्रयत्नों से ज़्यादा जन सहयोग पर निर्भर करेगी। हरित राजस्थान एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे केवल राजस्थान सरकार का अभियान नहीं माना जाना चाहिए। प्रकृति को बचाने वाला यह कार्यक्रम जन जन का है। राजस्थान सरकार अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल आम लोग करें, साथ में वे स्वयं भी पौधे लगाएं तो हरित राजस्थान की सफलता निश्चित है। बिल्कुल दोस्तों, हरित राजस्थान की सफलता के लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि आम जन को सहयोग करना चाहिए, तभी रेगिस्तान हरा भरा हो सकेगा। अब राजस्थान में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में 75.07% ग्रामीण जनसंख्या का है, यानी जो 3/4 भाग है राजस्थान का ग्रामीण जनसंख्या है। गाँव में गरीबों की समस्या मुकर है। राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित किया गया है। योजनाबद्ध विकास और आर्थिक उदारीकरण में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर भारी राशि खर्च की गई है। मनरेगा इसका ज्वलंत उदाहरण है। ये दोस्तों 2006 में आया था महात्मा गांधी स्वरोजगार अभियान मनरेगा। केंद्र सरकार ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील है। केंद्र सरकार की कई योजनाएं इस दिशा में राजस्थान में क्रियान्वयन में है। राजस्थान सरकार ने भी ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के अनेक कार्यक्रम चालू कर रखे हैं। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के उद्देश्य ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता की गरीबी को दूर करना, ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए ढांचागत विकास करना, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन, ग्रामीण विषमता को दूर करना, गरीब व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजस्थान में ग्रामीण विकास की अनेक योजनाएं क्रियान्वयन में हैं, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं हैं। ये केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, जिसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य गरीबों को समुचित आजीविका उपलब्ध करवाना है।
इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्योगों की स्थापना करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे इंदिरा आवास योजना। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू की है। ये दोस्तों जो इंदिरा आवास योजना है, जो गरीब व्यक्तियों को मकान मुहैया कराने की योजना है, जिसमें करीबन 1,20,000 रुपये मिलते हैं लाभार्थी को। एक जनवरी 1996 से यह योजना पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र योजना है। योजना का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण अथवा जिला परिषदों द्वारा किया जाता है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों का वित्तीय अनुपात 75:25 है। दोस्तों जो योजनाओं का अनुपात होता है, ये पूछा जाता है। जैसे सवाल ये पूछ लिया कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात कितना है, तो एक में 75:25 आएगा, दूसरा 65:35 आ गया, तीसरे में 50:50 आ गया, एक में 60:40 आ गया। तो आपको एक्यूरेट याद रखना है 75:25। यह योजना पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना का वृद्ध रूप है। इस योजना का उद्देश्य गाँवों में परिसंपत्ति निर्माण तथा बेरोजगारों को पूरक रोजगार उपलब्ध कराना है। अब पढ़ेंगे मरु विकास कार्यक्रम। 1 अप्रैल 1995 से जल ग्रहण वाटरशेड के तहत राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रारंभ में 100% सहायता भारत सरकार की थी। 1 अप्रैल 1999 से भारत सरकार ने नई परियोजनाओं के लिए 75% राशि केंद्र प्रवर्तित योजना के हिस्से में उपलब्ध करना तय किया है और 25% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। दोस्तों इसमें भी अनुपात 75:25 का है। अब है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। यह कार्यक्रम जल संग्रहण के आधार पर 1 अप्रैल 1995 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें 1999-2000 से 75% अंशदान भारत सरकार का और 25% अंशदान राज्य सरकार का है। इसमें भी 75:25 का है। एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना। एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना एक केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम है जो 1992-93 से प्रारंभ किया गया। बंजर भूमि की दृष्टि से राजस्थान बड़ा राज्य है। नेक्स्ट पढ़ेंगे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह कार्यक्रम राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 4 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में क्रियान्वित किया जा रहा है। ये दोस्तों बॉर्डर के 4 ज़िले हैं, यहाँ पर एक योजना चली है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इन सीमावर्ती जिलों में आधारभूत विकास के लिए भारत सरकार राशि उपलब्ध कराती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षा उपायों को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा इन जिलों में सड़क निर्माण, विद्युतीकरण, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा, भेड़ और ऊन, शिक्षा, पशुपालन तथा मानव संसाधन विकास आदि विकास कार्यों को महत्व दिया गया है। अब है सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह पूर्णतः केंद्रीय प्रवर्तित योजना वर्ष 1992-93 से प्रारंभ की गई। तो आपको याद रखना है सांसद निधि कोष 1992-93 से सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा जन उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। इस योजनाओं में सांसदों को संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों वर्तमान में प्रत्येक सांसद को 1 साल के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। यदि वो लोकसभा सदस्य हैं तो अपने लोकसभा क्षेत्र के वो साल के 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकेगा
और यदि वो राज्यसभा सांसद है तो संपूर्ण राज्य में 5 करोड़ रुपए कहीं भी खर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है बायोगैस कार्यक्रम। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1981 से बायोगैस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आपको इसका सन याद रखना है, 1981 से। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक ऊर्जा ने तो उपलब्ध हैं और न ही आर्थिक रूप से उपयोगी हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए बायोगैस शुद्ध, प्रदूषण रहित और नवीन ऊर्जा स्रोत हैं। अब आगे देखेंगे बंधुआ मजदूर की खोज, मुक्ति और उनके पुनर्वास 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा है। मित्रों, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? आप यदि जानकारी नहीं है तो बंधुआ मजदूर ऐसे मजदूरों को कहते हैं जब ये लोग जमींदार से कर्जा ले लेते थे और जमींदार को जब तक ये लोग कर्जा नहीं चुका देते थे तब तक उनको जमींदार के घर पर रहकर मजदूरी करनी होती थी, जिसका एक भी रुपये उसे नहीं मिलता था और लगातार ब्याज पे ब्याज बढ़ता जाता था। इसे बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। यानी बिना दाम के जो मजदूरी करवाते हैं उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। मानव बंधन की इस बुराई के उन्मूलन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। बंधुआ मजदूर को मुक्त कराते ही तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा मुक्त बंधुआ मजदूर को कृषि भूमि उपलब्ध कराई जाती है, यदि कृषि भूमि उपलब्ध हो, तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना आदि में प्राथमिकता दी जाती है। इंदिरा आवास योजना में मकान मिलता है। अब जीवन धारा योजना वर्ष 1995-96 तक जवाहर रोजगार योजना का भाग थी। वर्तमान में यह योजना अलग से क्रियान्वयन में है। इस योजना में लघु और सीमांत कृषकों को कुओं के निर्माण और अन्य लघु सिंचाई कार्यों हेतु 100% अनुदान दिया जाता है। जो जीवन धारा योजना है मित्रों, ये सवाल पूछा जाता है किससे संबंधित है? जो कुओं का निर्माण कराता है कृषक, उसको ऋण मिलता है 100%, इसे जीवन धारा योजना बोलते हैं। 1995-96 में अलग हुई है जवाहर रोजगार योजना। अब नेक्स्ट है 20 सूत्री कार्यक्रम। भारत में योजनाबद्ध विकास का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रहा है। देश में गरीबी उन्मूलन हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1 जुलाई 1975 से लागू किया था। ये आपको मित्रों 20 सूत्री कार्यक्रम याद रखने हैं। इसे बीसू का कहते हैं, बीसू का 1975 से। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी, बीमारियां और कुपोषण दूर करना है। समाज के गरीब तबकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। और 20 सूत्री कार्यक्रम में 1982 तथा 1986 में संशोधन किया गया। मित्रों, जो गरीबी हटाओ का नारा लगाया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 1975 में किया गया। वर्तमान में इसका क्रियान्वयन समाज के गरीब वर्गों के उत्थान और उनके आर्थिक विकास के लिए किया जा रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम का गरीबी निराकरण से सीधा संबंध है। राजस्थान सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरी लगन से लागू किया है। राजस्थान ने 20 सूत्री कार्यक्रम को अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया है। 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रमुख 20 मदें इस प्रकार हैं। आपको इसके 20 कौन कौन सी मद है वो याद रखनी है। पहली है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अधिशेष भूमि का वितरण, पेयजल की सुविधा, यानी सारी चीज़ें जो सर्वांगीण विकास होता है मनुष्य का, वो पेयजल मिल गया, भूमि मिल गई, रोजगार मिल गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण, इस समय समय पर टीका दिया जाता है इसमें। ICDS या आंगनवाड़ी, जो प्रत्येक गांव में होती है आंगनवाड़ी। अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता, SC ST को सहायता मिलती है। फिर इंदिरा आवास योजना, जिसमें मकान मिलता है मुफ्त में, 1,20,000 रुपये के करीबन मिलते हैं, 1.25 लाख रुपया। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आवास, निम्न आय वर्ग के आवास, गंदी बस्ती सुधार,
निजी भूमि पर वृक्षारोपण, सार्वजनिक और वन भूमि के अंतर्गत संग्रहित क्षेत्र और फिर विद्युतीकृत गांव, ये सुविधाएं मिलती हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जाकृत पंप सेट, उन्नत चूल्हे, ये जो सोलर ऊर्जा से ट्यूबवेल जलती है उनकी बात हो रही है। उन्नत चूल्हे गैस वाले, बायोगैस संयंत्र, ये 20 कार्यक्रम है मित्रों, 20 बिंदु है, आपको 20 के नाम याद रखने हैं। वीडियो को पॉज करके या पीछे करके आप देख लेना और अच्छी तरह याद कर लेना 20 पॉइंटों को। अब ये से सवाल पूछ ले कि निम्न में से कौन सा बिंदु 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। 3 बिंदु इसमें से दे दिए, चौथा कहीं इससे उठा के दे दिया, तो आपको गलत नहीं करना है। जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना राजस्थान में जुलाई 2000 में विश्व बैंक की सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना का शुभारंभ हुआ है। दोस्तों सवाल इसमें इस प्रकार पूछता है कि जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना की स्थापना किसके सहयोग से की गई, तो आएगा विश्व बैंक की सहयोग से। तो 2-3 ऑप्शन और दे देते हैं, एक जाइका है जापान का संगठन, उसका दे दिया, एक नाबार्ड का दे दिया, एक भारत सरकार दे दिया। तो आपको याद रखना है विश्व बैंक जुलाई 2000 में शुरू हुई थी, एक IMF दे दिया। तो आपको ये प्रश्न दोस्तों करेक्ट याद होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन, अंतिम सिलेक्शन हो पाएगा। यह परियोजना गरीबों के उत्थान के लिए राज्य के 7 जिलों बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमंद, टोंक में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चयनित राज्य के 7 जिलों में गरीबी कम करना है। केवल 7 जिलों में लागू है जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना। अब देखते हैं राज्य योजनाएं। अपना गांव अपना काम योजना, यह योजना जनवरी 1991 से राज्य में विकास की प्रक्रिया और स्थानीय आयोजना में लोगों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। तो अपना गांव अपना काम योजना याद रखनी है 1991 से। इस योजना के अनुसार किसी भी सामुदायिक विकास कार्य के लिए ग्रामीण दानदाताओं, गैर सरकारी संस्थाओं, सामुदायिक समूह को न्यूनतम 30% राशि जन सहयोग के रूप में देनी होती है तथा 50% राशि इस योजना के कोष से उपलब्ध करवाई जाती है। यदि प्रस्तावित कार्य इस योजना में स्वीकृत योग्य होते हैं तो शेष राशि इस योजना से उपलब्ध करवाई जाती है। अब नेक्स्ट है जिला काम योजना। जिलों में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और स्थानीय नियोजन और विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को अधिकतम सीमा तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1991-92 से राज्य के सभी जिलों में ये योजना चलाई जा रही है। ये भी 1991-92 की योजना है और सभी जिलों में है। जो ज़िले में जो संसाधन उपलब्ध करवाए जा सकते हैं तो ज़िले के वहीं संसाधन उपलब्ध करवा दें लोगों को, इस वजह से ये योजना शुरू हुई है जिला काम योजना। ज़िले की स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए प्रतिवर्ष ज़िले में एक विशेष प्रकृति के कार्य का चयन कर क्रियान्वयन किया जाता है। फिर विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यह 100% राज्य योजना वर्ष 1999-2000 में लागू की गई। विधायक स्थानीय क्षेत्र 1999-2000 में, और वो 1992-93 में शुरू हुई थी सांसद वाली। इसके अंतर्गत मित्रों जो विधायक होते हैं उस विधायक को 1 करोड़ रुपया मिलता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक साल के। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विधायक प्रतिवर्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए अपने सुझाव जिला प्रमुख को देता है। बिल्कुल दोस्तों, वो जिला प्रमुख को लिस्ट बना के भेज देता है कि ये विकास होना चाहिए और फिर जिला प्रमुख अप्रूवल कर देता है और इस प्रकार पैसा खर्च होता है। अब है डांग क्षेत्र विकास योजना। दोस्तों डांग क्षेत्र है जो चंबल की भीड़ है, विशेष रूप से धौलपुर ज़िले में है, इसे डांग क्षेत्र बोलते हैं। चंबल की लंबी गहरी घाटियों वाला क्षेत्र और इसकी सारी घाटियों वाले क्षेत्र डांग क्षेत्र कहलाता है। डांग के मित्रों डकैत हैं जो डाकू हैं बहुत
कुख्यात हैं, जैसे जगन गुज्जर, साधना गुप्ता, कितने ही डाकू यहाँ हैं, अनगिनत डाकू हुए हैं यहाँ जो अपने कुकर्मों के लिए जाने जाते हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने वर्ष 1995-96 में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम नाम से योजना लागू की है। तो आपको ये योजना कब शुरू हुई है, आपको ये इसका सन याद रखना है। 1995 और 1996 में लागू हुई है, बिल्कुल करेक्ट याद होना चाहिए। और डांग क्षेत्र क्या है ये आपको हमने बता दिया है। चंबल नदी जो खड्डे उत्पन्न करती हैं विशेष रूप से धौलपुर ज़िले में, उस क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम अलवर भरतपुर में मेव आबादी वाला क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता है। ये मित्रों अलवर और भरतपुर ज़िले में ये मेव मुसलमान रहते हैं, इसे मेवात क्षेत्र कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेव मुसलमान पहले हिंदू थे और मुग़ल काल में इन्होंने धर्म परिवर्तित कर लिया था। इस क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने 1987-88 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम चालू किया है। आपको ये सन याद रखना है, 87-88। वानप्रस्थ योजना सेवानिवृत्त लोगों की स्वैच्छिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए वानप्रस्थ योजना के नाम से एक योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी रुचि अनुसार स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान कर सकता है। यानी जितने भी रिटायर्ड व्यक्ति हैं, यदि वो किसी क्षेत्र में सेवा करना चाहे, अपने जिस क्षेत्र में नौकरी की है, तो इसे वानप्रस्थ योजना कहते हैं। अब मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली जिलों, ये दोस्तों जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये योजना चली है। जिलों के पहाड़ी और पिछड़ी क्षेत्र की समग्र विकास के लिए मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में मूल आधारभूत सुविधाओं का विकास और रोजगार अवसरों का सृजन करना है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का राजीव गांधी पारंपरिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम राज्य में भूमिगत जल में वृद्धि और वर्षा के पानी को संरक्षित करने हेतु ये इनोवेटिव योजना अक्टूबर 1999 से लागू की गई। जो जल स्तर होता है मित्रों, भूमिगत जल स्तर ट्यूबवेलों का, कुओं का, उनको बढ़ाने के लिए। दोस्तों जो ज़्यादातर योजना है ये कागज़ों में रहती है, ऐसी आपने योजना देखी नहीं होगी, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि सिलेक्शन कराने के लिए इन योजनाओं को पढ़ना ज़रूरी है। वैसे धरातल पर इतना कितना काम हो पाता है ये आप सभी से भली भांति परिचित हो, आप मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के अंतर्गत जल संरक्षण हेतु परंपरागत जल स्टोरेज के साधनों जैसे कुआं, बावड़ी, टांका, तालाब, जोहड़, नाडी की मरम्मत की जाती है। प्रस्तावित कार्य में राज्य सरकार और जनता का व्यय 70:30 का होता है, 70:30 के अनुपात में। दोस्तों जल संरक्षण हेतु जैसे हम कोई कुआं बना रहे हैं, बावड़ी बना रहे हैं, टांका, तालाब, तो अनुदान देती है सरकार 70% और 30% पैसा हमारा लगता है। जैसे 1 लाख रुपया लगा हमें कुआं बनाने में, तो 70,000 गवर्नमेंट देगी और 30,000 हमारे खुद के लगेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा वर्तमान में भारत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी स्थान बना चुका है। भारत ने आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल 1951 से योजनाबद्ध विकास का कार्य प्रारंभ किया था। 6 दशक के योजनाबद्ध विकास में 11 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। वैसे दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है और वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म करके अब नीति आयोग बनाया गया है जो अपनी वार्षिक योजना बनाता है। वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन में है। दोस्तों ये पुरानी किताब है इसलिए बता रहे हैं कि वर्तमान में ये ख़त्म हो चुकी है 2017 में, जिसकी समयावधि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक है।
इस योजनाबद्ध विकास के दौर में वर्ष 1991 से भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के बदलते आर्थिक परिवेश के साथ समायोजित करने के लिए आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई है। आज आर्थिक उदारीकरण को लागू हुए 2 दशक हो चुके हैं। आर्थिक उदारीकरण के कारण आज भारत की गिनती विश्व में चीन के बाद सबसे तेज़ गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में होने लगी है। वैश्विक मंदी 2008 के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था विकास की पटरी पर बनी रही। यह दोस्तों 2008 की जो आर्थिक मंदी आई थी, भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था और विश्व की ज़्यादातर विकसित देशों पर इसका प्रभाव पड़ा था, जैसे अमेरिका इत्यादि देशों में लाखों लोगों का रोजगार छिन गया था। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किंतु योजनाबद्ध विकास की तुलना में आर्थिक उदारीकरण के बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भूमिका तेज़ी से घट गई है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान 1950-51 में 56.7% और 1990-91 में 34% था। आपको जीडीपी में कृषि का योगदान देखना है। जब देश आज़ाद हुआ था तब 56% था और अब कम होकर 34 रह गया। और दोस्तों राजस्थान में लगभग 22% योगदान है कृषि का। भारत में फिर भी ठीक है 34%। आर्थिक उदारीकरण के बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान 2007-08 में घटकर 19.8% हो गया। सॉरी दोस्तों, जो भारत के अंदर कृषि में योगदान है सकल घरेलू उत्पाद में बिल्कुल 19% आ गया और राजस्थान में 22% है। आपको इससे करेक्ट कर लेना है। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था तब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई थी। अब कृषि के साथ में उद्योग, सेवाओं, इनका योगदान बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह हो गई है कि अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका तो घट गई, किंतु कृषि पर निर्भर जनसंख्या में कमी नहीं हुई है। अर्थव्यवस्था के अंदर दोस्तों कृषि की भूमिका घट गई है, लेकिन कृषि पर जो निर्भर जनसंख्या वो कम नहीं हुई। इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक खेत है किसान का और उस खेत के अंदर 10 आदमी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों वैसे उस खेत के अंदर मान लो 2 आदमी होए तो भी काम चल जाए, लेकिन 10 काम कर रहे हैं। तो जो 8 आदमी हैं वो एक तरह के बेरोजगार तो हुए, यानी वो कृषि पर आश्रित हो गए। तो इसे बोला है कि कृषि पर निर्भर जनसंख्या में कमी नहीं हो रही। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 68.84% थी। ग्रामीण लोग कितने देखो बहुत ज़्यादा हैं भारत में, 68% क्षेत्र में, यानी कि 31% के करीबन हैं शहरी लोग हैं। और राजस्थान में तो 25% ही शहरी लोग हैं। भारत का जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी अधिक लोग गांव में रहते हैं। अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका के घटने का अर्थ विकास की दौड़ में कृषि के पिछड़ने से है। स्पष्ट है कि कृषि के पिछड़ने से देश की 69% ग्रामीण आबादी की माली हालत कमज़ोर होना है। ग्रामीण भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी अधिक है। ये दोस्तों मैंने अभी उदाहरण बताया था, एक खेत में 10 आदमी काम करते हैं और उसी खेत में 2 आदमी काम करें तो भी कृषि की पैदावार में प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। इसे ही छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसमें ज़रूरत नहीं होने पर भी आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे हुए होते हैं। और पंचवर्षीय योजनाओं में गाँव के विकास के लिए सरकार ने समय समय पर कई ग्रामीण विकास कार्यक्रम और रोजगारपरक योजनाएं चलाई हैं। यह भी सत्य है कि इन योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंदों को अपेक्षित रूप से नहीं मिल सका है। ये दोस्तों जितनी भी योजनाएं होती हैं ज़रूरतमंदों को लाभ नहीं मिल पाता है और बीच के अंदर जो ये नौकरशाह होते हैं, नेता लोग होते हैं, ये पैसे हड़प जाते हैं। ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। भले ही आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका घट गई, किंतु गाँवों के विकास
बिना भारत का विकास अधूरा है। आर्थिक उदारीकरण में योजनाबद्ध विकास की भांति ग्रामीण विकास पर विशेष रूप से बल दिया गया है। ग्रामीण भारत के विकास के लिए आर्थिक उदारीकरण के दौर में मनरेगा की शुरुआत की गई। दोस्तों, जो मनरेगा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत की, और ये गरीब लोगों के लिए एक तरह का वरदान है जो सभी लोगों को 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देता है। यानी कोई भी इस योजना का ध्येय यह है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। मनरेगा आर्थिक उदारीकरण का सामाजिक दर्शन है। विशेषज्ञों की माने तो मनरेगा हरित क्रांति और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे उपायों के समान सामाजिक परिवर्तनकारी कार्यक्रम सिद्ध होने जा रहा है। यानी कितनी महत्वपूर्ण योजना है ये। जैसे हरित क्रांति हुई थी, कृषि के क्षेत्र में क्रांति हुई थी, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब 1991 में हुआ था, पीसी नरसिम्हा राव सरकार ने किया था। उसी तरह ये महत्वपूर्ण योजना है। अब पढ़ेंगे मनरेगा के बारे में। सब जानते हैं दोस्तों मनरेगा क्या है। ज़्यादातर लोग जो राजस्थान में रहते हैं, एक मिनट, मनरेगा ग्रामीण भारत के अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा पारित किया गया। ये दोस्तों नरेगा अधिनियम 2005 में पारित किया गया था, लेकिन 2006 में लागू हुआ था। नरेगा केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्रा के अनंतपुर ज़िले से की गई। ये दोस्तों आपको इसका उत्तर करेक्ट आना चाहिए कि ये योजना शुरू कब की गई। 2 फरवरी 2006 को। और कहाँ से की गई? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से। और अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। ये सवाल आपको मुख्य ज़बानी याद होने चाहिए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर 2009 को 140वीं जयंती पर नरेगा का नया नामकरण किया। 2009 में मित्रों इसका नाम चेंज हुआ था और महात्मा गांधी नाम आगे जोड़ दिया गया। अब नरेगा को महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम से पुकारा जाता है। इसका पूरा नाम भी आपको याद होना चाहिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा की शुरुआत में देश में 200 जिलों में लागू किया गया था। जब इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में 200 जिलों में ही लागू हुआ था, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहे। वर्ष 2007-08 में इसका 130 और जिलों में विस्तार किया गया। मनरेगा को 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया। मनरेगा की प्रमुख विशेषताएं। मनरेगा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देता है। यानी इसका ध्येय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए 100 दिन का। रोजगार उपलब्ध कराने की लागत का 90% बात केंद्र सरकार वहन करता है। इसका रेशियो पूछे दोस्तों तो आपको 90-10 याद रखना है। यानी 90% इसका जो आर्थिक भार होता है केंद्र सरकार वहन करती है और 10% राज्य सरकार करती है। यानी ज़्यादातर पैसा केंद्र से मिलता है। केंद्र के लिए आवेदन करने के बाद 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत रोजगार उपलब्ध करवाएगी। जैसे हमने आवेदन कर दिया तो 15 दिन के भीतर ये ग्राम पंचायत का दायित्व होता है कि वो रोजगार उपलब्ध करवाए, अन्यथा आवेदक को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मनरेगा कार्यस्थल पर शिशु सदन, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता और शेड उपलब्ध कराने की प्रावधान। यानी जहाँ भी जैसे कोई नाली है, जो नाली की खुदाई हो रही है, या कोई पहाड़ का निर्माण हो रहा नाली पर, जैसे कोई खाई खोदी जा रही है, तो वहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं महिला कार्मिकों के, उनको रखने के लिए शिशु सदन होता है। और बाकायदा एक व्यक्ति की वहाँ नियुक्ति की जाती है, एक महिला की बच्चे रखने के लिए। और पेयजल आपूर्ति की जाती है, जैसे पानी का टैंकर रख दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता, वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाता है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी रहती है कई बार। और जैसे दिन में रेस्ट करते हैं उसके लिए शेड भी उपलब्ध कराया जाता है।
सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। ये कानून का हिस्सा है दोस्तों। कार्यस्थल पर कार्य के विवरण के साथ नागरिक सूचना बोर्ड रखा जाएगा। नागरिक सूचना बोर्ड भी यहाँ रखा जाता है। काम करने वाले मजदूरों के नाम रजिस्टर में दर्ज होंगे। कार्यस्थल निरीक्षण के लिए खुला रहेगा, या कोई भी आकर निरीक्षण कर सकता है। समय पर मापन सुनिश्चित किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, प्लेन आ गई यहाँ। दोस्तों आप बार बार डिस्टर्ब हो रहे होंगे, क्योंकि प्रत्येक 5-7 मिनट में यहाँ प्लेन आते जाते हैं, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिल्कुल नज़दीक है जहाँ मैं रहता हूँ। इसलिए आपको जो परेशानी होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मनरेगा के श्रमिकों को जननी बीमा योजना की सुरक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। मनरेगा के कार्य, मनरेगा के अंतर्गत गांवों के विकास की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें भूमि सुधार पर जोर दिया गया है। सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण और वन संरक्षण परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है। मनरेगा के कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसमें प्रमुख कार्य सड़क सतर्कता, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण, जल संभरण और सूखा रोकने के उपाय, सूक्ष्म सिंचाई कार्य, किसानों के स्वामित्व वाली भूमि में सिंचाई का प्रावधान, पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार या भू विकास कार्य आदि हैं। ये इत्यादि कार्य यहाँ करवाए जाते हैं। मनरेगा में ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुमोदित कार्य भी सम्मिलित किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं की योजना बनाने, निगरानी और कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका होगी। अब पढ़ेंगे जॉब कार्ड। ये दोस्तों जो नरेगा में कार्य करते हैं उसको एक जॉब कार्ड भी दिया जाता है, जो ये गारंटी देता है कि आप 100 दिन के लिए रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। मनरेगा में बिना दक्षता वाला हाथ का कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को रोजगार मांगने का अधिकार है। ऐसे परिवार जॉब कार्ड के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन करेंगे। ग्राम पंचायत आवेदक की उम्र और स्थानीय निवास स्थान का सत्यापन करेगी। इसके बाद ग्राम पंचायत परिवार को फ़ोटो सहित फ़ोटो वाला जॉब कार्ड मिलेंगे। इसे राशन कार्ड भी बोलते हैं आम भाषा में। यह गांव में लगभग हर परिवार के पास पाया जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। अब आगे देखते हैं। जॉब कार्ड निःशुल्क जारी करेगी। एक गांव की पंचायत होती है, वो निःशुल्क जारी करती है। जॉब कार्ड परिवार के पास ही रहना चाहिए। जॉब कार्ड धारक महिला पुरुष काम के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकेंगे। मनरेगा में महिलाओं की 33% भागीदारी का प्रावधान है। यानी जो मनरेगा में जितने भी कार्मिक हैं, जैसे 100 कार्मिकों की ज़रूरत है तो 33% महिला ज़रूर होगी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। बजटीय आवंटन, मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में मनरेगा पर वित्तीय आवंटन 8,600 करोड़ रुपये था। यानी इस पर 8,600 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ था, जो बढ़कर 2008-09 में 30,000 करोड़ रुपये और 2009-10 में 30,100 करोड़ रुपये हो गया। वित्तीय वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए 42,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यानी कि मनरेगा पर जैसे जैसे महंगाई हो रही है वैसे वैसे इसका आर्थिक भार भी बढ़ रहा है सरकार पर। मनरेगा ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं से अलग है। इसमें ग्रामीण बेरोजगारों को सीधे लाभ पहुंचाया जाता है। मनरेगा में बड़ी संख्या में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार दिया है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ अकुशल श्रमिक कोई भी काम कर सकता है मनरेगा के अंदर। ये बहुत ही अच्छी योजना है। बढ़ता महत्व, मनरेगा 7 वर्षों से भी कम समय में भारत के गांवों में कार्यकलाप का पर्याय बन चुकी है।
कायाकलाप का प्रभाव, यानी गाँव का जो काया पलट हो रहा है मनरेगा से, इसके माध्यम से गाँवों के गरीबों को रोजगार मिलने से ग्रामीण परिवेश में स्थायी परिसंपत्तियों का सर्जन होने से चाहूँ और खुशहाली नज़र आने लगी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मनरेगा से भारत को वैश्विक मंदी 2008 से निपटने में मदद मिली। यदि दोस्तों मनरेगा योजना नहीं होती तो भारत इस मंदी की चपेट में आ सकता था। उल्लेखनीय है कि मनरेगा से देश के करोड़ों व्यक्तियों के हाथों में पैसा आने से गांव के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, यानी गांव के लोग अधिक से अधिक सामान खरीद सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता बाजार को विस्तार मिला है। वैश्विक मंदी से शहरी क्षेत्रों में घटे रोजगार के अवसरों की भरपाई गाँव में मनरेगा ने की है। मनरेगा की एक बड़ी उपलब्धि ग्रामीण व्यक्तियों का शहरों की ओर पलायन रोकना भी है। दोस्तों ये भी एक मनरेगा की बड़ी सफलता है। हालांकि शहर में भी बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे कहीं ना कहीं ज़रूर जो बेरोज़गार व्यक्ति है सोचता है कि कुछ ना करेंगे, कम से कम गांव में नरेगा में काम ही कर लेंगे। मनरेगा के क्रियान्वयन के दौरान भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की बात भी सामने आने लगी है। इसका कारण प्रशासनिक व्यवस्था में खामी होना है। मनरेगा से देश समाजवाद की ओर बढ़ रहा है। इस बात से मनरेगा का महत्व स्पष्ट हो जाता है। अतः मनरेगा को भ्रष्टाचार से दूर करने के लिए प्रभावी नियंत्रक और पारदर्शी व्यवस्था लागू होनी चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को मनरेगा के प्रत्येक कार्य का 3 महीने के भीतर सामाजिक अंकेक्षण कराने का निर्देशन दिया गया है। यानी 3 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट भेजते हैं, राज्य भेजते हैं केंद्र सरकार को। मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामाजिक अंकेक्षण को सार्वजनिक निगरानी की एक सतत चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। सामाजिक अंकेक्षण एक प्रक्रिया है जिसके तहत लोक संस्थाओं द्वारा विकास कार्यों में उपयोग किए गए वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों संसाधनों का विस्तृत विवरण प्राय एक लोक मंच के माध्यम से जनता के साथ साझा किया जाता है तथा यह प्रक्रिया जनता को जवाबदेहिता और पारदर्शिता लागू करने की छूट देकर अंतिम लाभार्थी को उसके लिए बिना विकास योजनाओं की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में मनरेगा। दोस्तों मनरेगा का इतना बखान किया गया है, वास्तव में ये बहुत ही अच्छी योजना है। राजस्थान के सभी जिलों में 1 अप्रैल 2008 से मनरेगा क्रियान्वयन में है। मनरेगा ने राज्य के गांवों में रोजगार के नए द्वार खोले हैं। राज्य सरकार मनरेगा के कारगर क्रियान्वयन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। राज्य में मनरेगा योजना के अंतर्गत पूर्णतः प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर सामाजिक अंकेक्षण के लिए प्रत्यक्ष से सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय का गठन किया गया है। यानी राजस्थान में भी मनरेगा का अलग निदेशालय खोला गया है। मनरेगा के अधिक वित्तीय आवंटन को देखते हुए राज्य सरकार से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक लेखा शाखा को मजबूत किया गया है। मनरेगा के मुख्य उद्देश्य में पर्यावरण रक्षा सम्मिलित है, यानी पर्यावरण की सुरक्षा भी मनरेगा का मुख्य उद्देश्य में से एक है। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने मनरेगा से हरित राजस्थान को जोड़ते हुए पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण की मुहिम चलाई है। हरित राजस्थान को मनरेगा से जोड़ा गया है। राजस्थान में मनरेगा द्वारा उपलब्ध वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण, वन संरक्षण और चारागाह विकास के कार्य प्रमुखता से कराए जाने लगे हैं। सड़कों के किनारे वृक्षों की सघन श्रृंखला विकसित की जा रही है। वर्ष 2010-11 में माह दिसंबर तक 2453.16 करोड़ रुपए व्यय कर कुल 25.07 करोड़ मानव दिवस सर्जित किए गए। बहुत महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों ये। आगे देखते हैं अब इसका बजट किस प्रकार है राज्य सरकार का, ये देखेंगे। फिर उसके बाद में
ये टॉपिक दोस्तों आज प्रयास करेंगे आज ही कंप्लीट करने का। अब पढ़ते हैं बजट। राजस्थान के बजट पर चर्चा करने से पूर्व बजट से संबंधित सामान्य बातों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। बजट किसे कहते हैं दोस्तों? बजट होता है जो प्रत्येक राजस्व वर्ष होता है मित्रों, आने वाला जो भी रेवेन्यू ईयर होता है उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि एक अनुमानित बजट तैयार करती है, यानी कि अनुमान लगाती है कि हम आने वाले एक साल में इतना रुपए खर्च करेंगे, इतना रुपए इस मद पर खर्च किया जाएगा, इतना उस पर। ये जो अनुमान होता है इस अनुमान को मित्रों बजट कहते हैं। बजट अर्थव्यवस्था का दर्पण होता है। बजट में लिए गए आर्थिक निर्णयों से अर्थव्यवस्था की दिशा निर्धारित होती है। इसलिए सभी व्यक्ति हर वर्ष बजट की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। सभी लोगों को ये रहता है कि बजट आने वाला है और सभी लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं कि बजट में हमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है। आर्थिक विकास से संबंधित निर्णय बजट में लिए जाते हैं, इसलिए बजट का अधिक महत्व होता है। चूँकि अर्थव्यवस्था गतिशील होती है, राज्यों की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से तथा भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक कारकों से आर्थिक घटकों से प्रभावित होती है। वर्ष 1991 से आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद जो आर्थिक उदारीकरण लागू हुआ था 1991 में हुआ था, ये सवाल आपको सीधा याद रखना है। अर्थव्यवस्था में गतिशील प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई है। वैश्विक मंदी 2008 में भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इसका प्रभाव सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। भारत अपनी आवश्यकता का खनिज तेल बहुत बड़ी मात्रा में विदेश से आयात करके पूरा करता है। ये दोस्तों जो खनिज तेल हैं हम विदेश से आयात करते हैं और विशेष रूप से खाड़ी देश हैं जैसे सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, यहाँ से तेल आयात करते हैं क्योंकि हमारे देश में पर्याप्त तेल का उत्पादन नहीं होता है। यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय घटकों से भी प्रभावित होती हैं। महंगाई में कभी उफान आ जाता है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के अनेक घटक होते हैं। इनसे संबंधित आर्थिक समस्याओं के अचानक खड़ा हो जाने से इनके समाधान के लिए निर्णय भी शीघ्रता से लिए जाते हैं। इसलिए कई बार महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय बजट से पहले भी लिए जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि बजट में लिए गए निर्णय वित्त वर्ष में पूरी तरह क्रियान्वित भी नहीं होते, यानी कुछ निर्णय पूरे होते हैं कुछ नहीं भी होते हैं। ऐसा होने से बजट की प्रासंगिकता प्रभावित होती है। अब आगे देखते हैं। भारत का केंद्रीय बजट प्रत्येक वर्ष सामान्यतः फरवरी माह में लोकसभा में पेश किया जाता है। आपको मंथ याद रखना है कि बजट कब पेश करते हैं, फरवरी में ही पेश करते हैं। कई बार देश में आम चुनाव होने, आर्थिक संकट आदि कारणों से केंद्रीय बजट के स्थान पर अंतरिम बजट भी पेश किया जाता है, यानी बजट पेश नहीं करके केवल अंतरिम बजट पेश करते हैं, अनुमानित बजट भी पेश करते हैं। भारत में रेलवे बहुत बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसमें केंद्र सरकार का भारी पूंजी निवेश है तथा बड़ी संख्या में देशवासियों को रोजगार मिला हुआ है। रेलवे का अत्यधिक महत्व होने के कारण लोकसभा में रेल बजट अलग से पेश किया जाता है। दोस्तों जो पिछले 2-3 बजट के बाद में रेल बजट को भी जो आम बजट होता है इसके साथ ही पेश किया जाता है। ऐसा सबसे पहले अरुण जेटली जी ने किया था। केंद्र सरकार की भांति सभी राज्य सरकारें भी अलग से राज्य बजट पेश करती हैं। राज्य सरकारें सामान्यतः केंद्रीय बजट के बाद राज्य बजट पेश करती हैं, यानी जैसे ही केंद्रीय बजट पेश होता है उसके बाद राज्य सरकारें भी उसके अनुसार अपना बजट पेश करती हैं। ऐसा करने से केंद्रीय आर्थिक निर्णय राज्यों के लिए उनके बजट से पहले स्पष्ट हो जाते हैं। बजट के उद्देश्य क्या है? भारत में जो उद्देश्य और विकास क्षेत्र योजनाबद्ध विकास के मुख्य केंद्र रहे हैं वे ही विगत वर्षों से बजट की नीतियों में रहे हैं। जैसे आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, ये बजट के उद्देश्य हैं। आर्थिक विकास की गति बढ़ाना, औद्योगिक विकास इसको बढ़ाना, आत्मनिर्भरता। योजनाबद्ध विकास के उद्देश्य के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक है कि बजट की मूल रणनीति योजना
के अनुरूप हो, यानी मूल रणनीति है योजना की रणनीति के अनुरूप हो। भारत में 1991 के बाद आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में उदारीकृत आर्थिक नीतियों की महत्ता बढ़ गई है। हालांकि आर्थिक उदारीकरण के दौर में पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं। इसलिए उदारीकृत अर्थव्यवस्था के दौर में भी पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। वर्तमान में बजट की नीतियों में योजनाबद्ध विकास और आर्थिक उदारीकरण के उद्देश्य और विकास क्षेत्र प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। बजट के संबंध में यह बात महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है कि बजट की नीति में चालू वित्त वर्ष में घटित आर्थिक समस्या के निराकरण के कदम प्रमुखता से उठाए जाएं। जहां तक राज्यों के बजट का सवाल है, राज्यों के बजट के उद्देश्य राज्यों के विकास को बढ़ावा देने वाले होने के साथ देश के विकास लक्ष्यों को भी पोषित करने वाले होने चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, बजट शब्दावली क्या होती है? बजट विश्लेषण से पहले बजट से जुड़ी कुछ शब्दावली को समझना आवश्यक है। हम पढ़ेंगे जैसे जीडीपी क्या होता है इसके बारे में। इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, या इंग्लिश में पढ़े तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के सम्मिलित बाजार मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी दोस्तों, जो एक वित्तीय वर्ष होता है, यानी जितनी भी वस्तु और सेवाएं होती हैं उनका बाजार में जितना मूल्य होता है उनको आप जीडीपी कहते हैं। इसमें कृषि, उद्योगों और सेवा तीन क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। कृषि और उद्योग सेवा तीन क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। अब आगे देखते हैं राजस्व प्राप्ति और व्यय। जब हुई आमदनी को खर्च करने से किसी तरह की अचल संपत्ति का निर्णय रेवेन्यू प्राप्ति क्या होती है और व्यय क्या होता है? जब हुई आमदनी को खर्च करने से किसी तरह की अचल संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। राजस्व प्राप्ति में सरकार को टैक्स से हुई आय सम्मिलित की जाती है। यानी जो दोस्तों रेवेन्यू प्राप्त होता है, जो टैक्स से आय प्राप्त होती है गवर्नमेंट को, उससे सम्मिलित करते हैं। जबकि राजस्व व्यय में सरकारी कर्मचारियों के वेतन, यानी हमारा टैक्स कितना खर्च हुआ उसमें सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, वो सब्सिडी, ब्याज देने, यानी ब्याज कितना दे दिया योजनाओं पर आदि को खर्च किया जाता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब पूंजीगत प्राप्ति और व्यय। सभी तरह की आमदनी जो किसी भी तरह की संपत्ति जैसे शेयर आदि को बेचने, विनिवेश, दिए ऋण पर आने वाले ब्याज आदि को पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। यानी जो गवर्नमेंट ने किसी को ऋण दे रखा, मान लो उससे ब्याज मिलेगा वो, और जो शेयर में पैसे लगा रखे हैं उनसे जो पैसे मिलेंगे वो, उनसे जितनी राशि प्राप्त होगी उससे कहेंगे पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत व्यय। जबकि किसी भी तरह की संपत्ति जैसे शेयर संपत्ति आदि खरीदने पर होने वाले खर्च या लिए ऋण पर देय ब्याज को पूंजीगत व्यय कहते हैं। जो ब्याज बढ़ते हैं गवर्नमेंट वो, और शेयर पर खर्च करेंगी वो, उनको मिलाकर जितना पैसा खर्च होता है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। और जो इन चीज़ों से आमदनी होती है उसे पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। अब पढ़ते हैं राजस्व घाटा। जब वित्त वर्ष में सरकार की राजस्व आय राजस्व व्यय से कम होती है, यानी दोस्तों जितनी सरकार की आय होती है उससे ज़्यादा सरकार खर्च कर देती है, तो जितना ये इसके बीच में डिफरेंस होता है उसे राजस्व घाटा कहते हैं। तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। कायदे से राजस्व घाटा शून्य होना चाहिए, लेकिन कई बार घाटा ज़्यादा होता है राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा। जब सरकार की आमदनी उसके खर्चों से कम होती है तो सरकार को इस अंतर को पूरा करने के लिए पब्लिक से उधार लेना पड़ता है, जिसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आप डिफरेंस ये समझिए, राजकोषीय घाटे से मतलब ये होता है कि सरकार की आमदनी होती है दोस्तों, जितने सरकार के खर्च होते हैं उससे कम होती है। जैसे सरकार का खर्च है
1 करोड़ रुपया खर्च है दोस्तों, अनुमान के लिए बता रहा हूँ। और सरकार की आमदनी मात्र दोस्तों 80 लाख ही है, तो खर्च ज़्यादा है, तो 20 लाख कम पड़ रहा है। तो 20 लाख सरकार क्या करेगी, पब्लिक से उधार लेगी। तो ये 20 लाख है दोस्तों, ये राजकोषीय घाटा है। योजना खर्च बजट के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाले वित्त संसाधन को योजना खर्च कहते हैं। यानी जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को वित्त वर्ष के दौरान जितने रुपए देती है, वित्त संसाधन देती है, उसी योजना खर्च कहते हैं। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यों को कुछ पैसा देती है, उसी पैसे को योजना खर्च कहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये जो राजस्थान का बजट है ये कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 1 घंटे का। दोस्तों इसके अलावा वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, तथा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और व्हाट्सएप के स्टेटस पर इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।